नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का बयान सामने आया है। भ्रष्टाचार को लेकर मोहन मंडावी का बड़ा बयान है। सभी कलेक्टर के घर पर पड़े छापा। वो ऐसा कहते हैं, प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर। तो बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का बड़ा बयान है। भ्रष्टाचार को लेकर मोहन मंडावी ने अधिकारियों को घेरा है और कहा है कि सभी कलेक्टर के घर छापा पड़ना चाहिए। प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचारी। कुछ ईमानदार है, अपने जवाबदेही समझते हैं, लेकिन अधिकांश हम देख रहे हैं जे कलेक्टर के यहाँ देखें तो वही स्थिति। एक बार तो पूरा सभी कलेक्टर यहाँ छापा ही बढ़ जा रहा है, टोटली पता चल रहा है। इतना भ्रष्टाचारी। रोड को देखो कैसा बन रहा है, ये भ्रष्टाचार का ही भेंट चढ़ रहा है। शहर में देखो, डामर डालने के लिए जगह नहीं, माटी डाल रहा है। हो गया ना। तो बीजेपी सांसद मोहन मंडावी को आप सुन रहे थे। कलेक्टरों को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर है। और उनका यह भी कहना है कि सभी कलेक्टर के घर पर छापे पड़ने चाहिए। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम। तो बीजेपी के सांसद मोहन मंडावी का बड़ा बयान है कलेक्टर को लेकर। प्रदेश के कलेक्टरों को उन्होंने घेरा है और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। मोहन मंडावी ने कहा है कि सभी कलेक्टर के घर पर छापे पड़ने चाहिए। प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर है। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश। तो बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम जान लेते हैं। और नितिन भंसाली जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी सांसद मोहन मंडावी के इस बयान पर?
मोहन मंडावी जी ने बयान क्या दिया यही मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा सा आप बताएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूं, मैं बता भी देता हूं। मोहन मंडावी जी का ये कहना है कि जो प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर हैं वो भ्रष्ट हैं और सभी कलेक्टर के घर पर छापे पड़ने चाहिए और प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर। जी, ये सावन के अंधे हैं, सावन का अंधा जो होता है उनको हरा ही हरा दिखता है, तो इनको हरा ही हरा दिख रहा है क्योंकि ये सावन के अंधे हैं। 15 साल खूब लूट मार की, खूब भ्रष्टाचार किया, तो इनको हर जगह वही चीजें नजर आती हैं। इसी एक मामले को लेकर पूरी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये तो गलत है। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी कह चुके हैं कि भाई जो आरोप लगा रहे हो या जो बातें कर रहे हो वो तथ्यात्मक करो, नहीं तो मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। अब ये कोई व्यक्ति विशेष से बात करें तो तैयारी है उसकी भी मानहानि की, जब ठोकेंगे जब भी मेरे को लग रहा है इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होगा, जब ही इनको समझ में आएगा कि बयानबाजियां कैसे करनी चाहिए। जिस प्रकार के मतलब ओछे बयान दे रहे हैं कि पूरे सभी कलेक्टरों के यहाँ, इनके यहाँ तो मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ, ब्रजमोहन अग्रवाल के यहाँ, राजेश मूणत के यहाँ, केदार कश्यप के यहाँ, ये सारे जितने 15 साल जो ये मंत्री थे, रमन सिंह जी की संपत्ति देखिए 2003 से उठाकर 2018 तक कितनी तेजी से बढ़ी है, जिसमें पीएमओ में भी शिकायत हुई है और जिसमें हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए कार्रवाई के। तो उस पर क्यों ईडी नहीं आ रही? नान घोटाले पर ईडी क्यों नहीं आ रही है? क्यों छापे नहीं मार रही है? क्यों पनामा पेपर्स पे बात नहीं हो रही है? तो इस विषय पर होनी चाहिए ना कार्रवाई, इनके ऊपर भी होनी चाहिए। एक तरफा अगर ये बात करेंगे तो ठीक नहीं है और बिल्कुल ये अवसाद में और फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए इनका मानसिक स्थिति भाजपा की मुझे लगता है ठीक नहीं है। नितिन जी, अमूमन होता ऐसा है कि जिस प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है अफसरशाही उसके इर्द गिर्द ही चलती है और विपक्ष लगातार अफसरशाही को घेरता रहता है। शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ कार्य के लिए मोहन मंडावी या बीजेपी के नेताओं की अफसर सुनते नहीं होंगे, शायद यही वजह है कि कलेक्टर्स को लेकर ऐसा बयान दे दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो कलेक्टर से मिले। भाई हम भी तो विपक्ष में थे, जब कोई ऐसा काम पड़ता था या कोई जनहित की कोई बात रहती थी, जनता से जुड़ा कोई मामला रहता था, तो बिल्कुल हम जिले के कलेक्टर के पास, उस विभाग के सचिव के पास जाते थे। जाएं, बात करें, यदि कोई बात नहीं हो रही तो आए, मुख्यमंत्री जी से मिले, खुला दरबार है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सुपर सीएम के रास्ते से आना है, बिल्कुल सीधी लाइन है। आप बिल्कुल मिलना चाहे कभी भी मिल सकते हैं, आइए और बताइए आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो। तो आप यूं उल्टी सीधी बातें करके डिबेट का और अपना और सारी चीजों का समय खराब कर रहे हैं, ये उचित नहीं। नितिन जी, होता ऐसा भी है कि क्षेत्रीय नेता के पास जनता भी पहुंचती है किसी कार्य को लेके और उसके भी आरोप होते हैं कि हमें कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो शायद इस वजह से भी ऐसा बयान उनकी तरफ से आ गया होगा, मोहन मंडावी जी की तरफ से। ऐसा इस प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी हुआ करता था लेकिन आज की तारीख में तो नहीं है। हर हफ्ते कलेक्टर का जनदर्शन भी लगातार लग रहा है और बिल्कुल कलेक्टर जो एक सामान्य रूप से, जैसे सारे लोगों से हम मिलते हैं वैसे सामान्य रूप से बिल्कुल वो मिलते हैं और कड़े निर्देश जो है मुख्यमंत्री जी के जिले के कलेक्टरों को और अधिकारियों को है कि जनता की समस्याओं का पहले समाधान करना है। देखिए खुद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जाकर 1-to-1 हो रहे लोगों से। प्रदेश का मुखिया जब इतनी आसानी से सभी से मिल रहा है तो कलेक्टर क्यों? अब वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम का परिणाम ये होता है नितिन जी की ट्रांसफर हो जाते हैं कलेक्टर्स के। आपके सियासी मित्र नितिन जी, आपके सियासी मित्र सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब कांग्रेस का ये कहना है कि कोई तथ्य है क्या मोहन मंडावी जी के पास कलेक्टर्स को लेकर जो बड़ा बयान दिया है उन्होंने? सुंदरानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल नितिन जी, जैसा कि आपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जिक्र किया और हमने अक्सर देखा है कि जब शिकायतें मिलती हैं किसी कलेक्टर्स की या अधिकारियों की, तो हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में भेंट मुलाकात करके सीएम भूपेश बघेल आते हैं फिर वहां पर देखने को मिलता है कि ट्रांसफर कलेक्टर्स के हो जाते हैं। किसके लिए? जनता के लिए। और ये दम है, हमारे में ये दम है। भाजपा के जैसे 15 साल के शासनकाल का रिकॉर्ड देखिए आप,
ठीक। एक एक अधिकारी 5-5, 7-7 साल रहता था, चुनाव आयोग को हटाना पड़ता था उसको चुनाव के समय की, भाई अब चलिए हो गया समय आपका जी। और कोई कार्रवाइयां नहीं होती थी और बिल्कुल सुपर सीएम मैंने जैसा कि कहा इस प्रदेश में सक्रिय थे और उन्हीं के हिसाब से पोस्टिंग होती थी। तो ऐसा नहीं है जी। देखिए, किसी व्यक्ति का किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति यदि वहां पर ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना नितिन जी कि मोहन मंडावी जी तथ्यात्मक बातें नहीं कर रहे हैं, कुल मिलाकर आपको ये कहना। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है, आरक्षण पर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा है और उनका यह कहना है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। बीजेपी की ओर से दोहरी साजिश की जा रही है। एक तरफ आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है बीजेपी, दूसरी तरफ सरकारी उपक्रमों को बंद किया जा रहा है। जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा? आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने पर बोले हैं मुख्यमंत्री। आरक्षण के लिए सही डेटा होना जरूरी है। डेटा के लिए हमने पटेल आयोग गठन किया है और बहुत जल्द आयोग रिपोर्ट देगा। आयोग की रिपोर्ट आने वाली है और डेटा से ही आरक्षण का आधार भी तय होगा। पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। और देख लीजिए 2005 से लेके अब तक की क्या किया, जब तक 18 में थे तब तक थे। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। बालको बिका, भिलाई बिकने वाला है, नगरनार बिकने वाला है, रेल बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, उसमें भर्ती बंद कर दिए, एयर इंडिया बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा जब पद ही नहीं रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट भर्तियां भी बंद कर दिए और सार्वजनिक उपक्रम में जहां नौकरी मिलती थी वो भी बंद कर दिए। तो दोहरा मार। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला को न मिले, इसके लिए वो ये सब खत्म कर रहा है। आरक्षण के मामले में ये है कि देखिए क्वांटिफाइबल डाटा के लिए हमने पटेल आयोग का गठन किया हुआ है। बहुत अब वो जल्दी उसका रिपोर्ट आने वाला है। और हाई कोर्ट में पिछले समय गए थे तब भी ये बात आई थी कि आपने ये आरक्षण दिया, उसका आधार क्या? तो क्वांटिफाइबल डाटा के जब तक के हमको नहीं मिलेगा तो हम आधार क्या बताएंगे? कोई न कोई व्यक्ति कोड जाएगा, तो उसके आधार बताने के लिए क्वांटिफाइबल डाटा बहुत जरूरी है, ताकि हम EWS को भी दे सकें, पिछड़े वर्ग भी दे सकें, अनुसूचित जाति की भी दे दें, जनजाति की। तो जनजाति और अनुसूचित जाति, इसका तो जनसंख्या के आधार पे करना है। EWS के लिए भी, चूंकि अब यहाँ कितना 10% तक दे सकते हैं, अपर क्लास के जो वेकर सेक्शन है उसको 10% तक दे सकते हैं। तो जब तक कि हमारे पास डाटा नहीं होगा हम कैसे तय करेंगे? तो इसलिए चाहे पिछड़े वर्ग को हो, चाहे अपर क्लास के जो गरीब वर्ग के लोगों को जो आरक्षण देना है, तो क्वांटिफाइबल डाटा होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है, आदिवासियों के आरक्षण को लेकर अहम बैठक। कांग्रेस विधायक, मंत्री और सांसदों की अहम बैठक। रायपुर के सर्किट हाउस में यह बैठक हुई है और बैठक में बस्तर सांसद दीपक बैज, मंत्री अनिला भेड़िया, सांसद फूलोदेवी नेताम सहित अन्य विधायक मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा का बयान है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। 3 कमेटी बनाई जाएंगी। 3 कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। कवासी लखमा कहते हैं सर्व आदिवासी समाज, कर्मचारी समाज और कुरूक समाज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आखिरी लड़ाई के बाद विशेष सत्र के लिए कहेंगे। कवासी लखमा ने ऐसा कहा। दीपावली के बाद विशेष सत्र बुलाएंगे। वो ये भी कहते हैं आरक्षण की लड़ाई के लिए देंगे 1 महीने का वेतन। ये बड़ी बात भी कही है। आदिवासी कांग्रेस विधायक, सांसद, मंत्री 1-1 महीने का वेतन भी देंगे। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के लिए 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। जारी है, सरकार पूरा तैयार है। वकील, बड़े बड़े वकील आप लोग जानते हो, कपिल सिब्बल, तुम्हारा सिंघवी साहब, हर एक और वकील है, उन लोगों को तय कर चुका है
लेकिन कोई भी काम जाने के पहले पूरा तैयारी के साथ कानून का प्रक्रिया पूरा करने के बाद डाटा से लेकर कानून में किस प्रकार से हम लोग जीत सकेंगे, इसलिए पूरा तैयारी किया है। उसके बाद भी समाज तरफ से भी मैं पहले बोला सरु समाज के तरफ से जाएंगे, कर्मचारी संघ से जाएंगे और कुड़क समाज से, ये 3 दल भी कोर्ट जाएगा। ये कोर कमेटी में तय हुआ है। रायपुर से ही खबर है, आरक्षण को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया है, सरकार को दी है खुली बहस की चुनौती। आरक्षण पर सरकार दे रही है राजनीतिक बयान, वो ऐसा कहते हैं। बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा का बयान है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी पर सरकार लगा रही है आरोप। से कोर्ट में केस पेंडिंग था, तो 4 साल भूपेश बघेल की सरकार करके आ रही थी, जो बीजेपी को दोषारोपण कर रही है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो 32% आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। कि ननकीराम कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, और क्या ननकीराम रिपोर्ट की कमेटी को वो स्वीकार करेंगे? क्या जितने % की अनुशंसा उन्होंने की है उतने % का वो स्वीकार करेंगे क्या? ये भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए, गोल गोल बयानबाजी करने के बजाय। खबर धमतरी से है, जहां पर 32% आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने रैली निकाली। रैली में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। नेशनल हाईवे 30 के पास अंबेडकर चौक पर चक्का जाम किया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी में है आदिवासी समाज। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर सियासत चरम पर है। सियासत के साथ ही जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी मांगें रखने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। रैली के जरिए धमतरी में अपनी मांगों को सरकार प्रशासन के सामने रखा गया। वहीं बिलासपुर में बीजेपी की संभागीय बैठक जारी है। महतारी होंकार रैली को लेकर संभागीय बैठक हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी मौजूद हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार हर्षिता पांडे, संगठन महामंत्री पवन साय के साथ कई विधायक, सांसद और मेयर भी बैठक में शामिल। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान है। पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है और उमा भारती को शराब माफिया से जान का खतरा है, वो ऐसा कहती हैं। वो कहती हैं कि मुझ पर शराब माफिया का हमला होगा। विरोध करने वालों की संख्या ज्यादा है, दुकान चलाने वालों को सत्ता से ताकत मिलती है। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और शिवराज सिंह की छोटी बहन भी। मुझ पर शराब माफिया हमला कर सकते हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने अपनी जान को खतरा बताया है। बाईपास से चली आई। मैं 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में यहाँ आना चाहती थी, लेकिन 11 को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था उज्जैनी में, और कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का था। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए। 370 ट्रिपल तलाक को हटाया, और प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें उन्होंने किसी जाति और किसी धर्म का भेद नहीं किया। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उनके मध्य प्रदेश में होते हुए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, शिवराज जी की छोटी बहन हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी किसी तरह से लज्जित नहीं करना चाहती। लेकिन मैं ये देख नहीं पा रही हूँ जो हो रहा है। ये दुकान मुझे 6 महीने से कर रही है, और मैं अंदर अंदर बात करती रही थी इस दुकान को लेकर के, जहाँ से मैं भी आई। और ये लोग स्टे लेके आ गए। इन्हें लगता है मौका ही दे दिया गया इतना कि स्टे ला सके। वो खुद कह भी रहा है कि हमको 5-6 महीने हमारी रोजगार का सवाल है। मेरा कहने का जब अपन इतना खर्चा कर ही रहे तो इनका क्या। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनोज राठौर का, जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, शराबबंदी को लेकर उमा भारती काफी सक्रिय हैं और काफी चर्चाओं में भी हैं। एक पूर्व सीएम का ये बयान दे देना कि मेरी जान को खतरा है, शराब माफिया मुझ पर हमला कर सकते हैं, एक बड़ी बात।
जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार एक अभियान के तहत जमीनी स्तर पर उतरकर उमा भारती अपने कार्यकर्ताओं के साथ खास तौर से शराब दुकान और आहतों के सामने विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही। राजधानी भोपाल में भी पहले कई तस्वीरें सामने आई हैं। अवधपुरी की तस्वीर की बात करें या फिर कल जिस तरीके से उमा भारती अयोध्या नगर में एक शराब की दुकान के सामने शराब के अहाते के सामने पहुंची थी और उनके कार्यकर्ताओं ने वहां पर लगे तमाम जो बैनर पोस्टर थे उसको हटाने का काम भी किया था। वहां पर दुकान संचालक को बुलाया भी गया था, शपथ भी मंदिर के सामने दिलाई गई थी, लेकिन वहां से जाते समय ये बड़ा बयान जो है उमा भारती का सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से अपने बयान में कहा है कि उन्हें खतरा है खास तौर से शराब माफियाओं से, और उन्होंने कारण भी बता दिया। ये एक तरीके से उनका ये पहले आवाज़ से उन्हें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से शराब माफिया उन पर हमला कर सकता है। इस बात को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज माफिया जो तरीका रहेगा हमले का, उसके पीछे कहीं ना कहीं जाति भेद, धर्म भेद जो है उसमें बताया जाएगा। ये एक बड़ा जो बयान है उनकी तरफ से जारी किया गया। उन्होंने साफ तौर से संकेत भी दिए हैं कि अयोध्या नगर की दुकान को लेकर वो लगातार करीब 6 महीने से बातचीत प्रशासन स्तर पर कर रही थी, लेकिन किसी तरीके का हल नहीं निकला। और जब दुकान संचालक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया उमा भारती को कि 6 महीने का समय बचा है और ऐसे में उनकी रोजी रोटी संकट में पड़ सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि शराब माफियाओं को सत्ता की ताकत हासिल है। इस सत्ता की बिल्कुल ये एक और बड़ा बयान है कि शराब माफियाओं को सत्ता से ताकत मिलती है। ये एक बड़ी बात भी कही है उमा भारती ने। मनोज, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।